ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा उर्दू कल्लूरू तालुका सिरवार ज़िला रायचूर। तो बच्चों, आज हम इस संवेदा क्लासेस में आप सब की दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो बच्चों, आज हम हस्तुम जमात की जो साइंस मजमून का उन्वान है आवाज़, जो आवाज़ हम पहले निशस्त में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आवाज़ किस तरह पैदा होती है और इंसानों में आवाज़ किस तरह पैदा होती है। तो आज हम क्या जानकारी हासिल करेंगे? आवाज़ के मुतालिक और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, चलिए, इससे पहले आप सब लोग अपने पास एक कलम, एक नोटबुक और हस्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख लिए, ताकि इस मजमून के दौरान जो अहम और ज़रूरी नुकात हो अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। तो बच्चों, तैयार है ना? जो हम पिछली सबक में आवाज़ के सबक में आवाज़ किस तरह पैदा होती है और इंसानों के ज़रिए पैदा होने वाली आवाज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आज हम क्या करेंगे? आवाज़ की तरसील के लिए वसीले की ज़रूरत होती है। जो आवाज़ की तरसील के लिए क्या है? कुछ वसीले की ज़रूरत होती है। जब आप कुछ फासले पर खड़े होकर, यानी कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने दोस्तों को पुकारते हैं, तो एक दोस्त को आपकी आवाज़ सुनाई देती है ना? जब हम कुछ फासले पर रुककर अपने दोस्त को आवाज़ देते हैं तो उस दोस्त को हमारी आवाज़ सुनाई देती है। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आवाज़ कैसे मुंतकिल होती है, यानी कि वो आवाज़ उस तक सफ़र कैसे करी? मैं तो इतनी दूरी पर हूँ, वो उस दूरी पर है, फिर भी मेरी आवाज़ उस तक कैसे जा पहुँची? तो अब हम क्या करेंगे? आवाज़ की तरसील के लिए कुछ वसीले की ज़रूरत होती है। जो हमारे दूसरे दोस्त को हम जैसे ही पुकारते हैं उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है ना, तो उस वसीले की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? इसके मुतालिक एक एक्टिविटी शुरू करेंगे। बच्चों, तस्वीर को गौर से देखिए। देख रहे हैं ना आप तस्वीर को? क्या है? एक धाती ग्लास है यहाँ। एक धाती ग्लास लीजिए। वो कैसा रहना? खुश्क होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए। उसमें कोई चीज़, कोई पानी का खतरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उसमें एक सेल फोन रख दीजिए। आपका जो मोबाइल फ़ोन रहता ना, उस मोबाइल फ़ोन को उस ग्लास में डाल दीजिए। अपने दोस्त से कहिए कि वो किसी दूसरे सेल फोन से, यानी कि जो रखा हुआ वो सेल फोन नहीं, बल्कि दूसरे सेल फोन से जो ग्लास में रखे हैं ना, उस सेल फोन को रिंग करने के लिए कीजिए। क्या करना है? फ़ोन करने के लिए कीजिए। जब उस फ़ोन की घंटी की आवाज़ आप गौर से सुनिए। जैसे रिंग करते तो जो धाती ग्लास में फ़ोन रखे थे उसकी जो रिंग होती है, आवाज़ होती, तो फ़ोन की घंटी की आवाज़ को गौर से सुनिए। क्या होता है? हाँ, आवाज़। तो अब ग्लास के किनारों को फिर क्या कीजिए? ये जो धाती ग्लास है, ग्लास के किनारों को अपने हाथ से पकड़िए। किनारों को क्या करना है? पकड़ना है। पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के दरमियान, यानी अपने मुंह को क्या है? जो हाथों के दरमियान की खाली जगह से हटा लीजिए। जो खाली जगह रहती है उससे हटा लीजिए। और क्या कीजिए? अपने दोस्त को दोबारा उसकी घंटी बजाने का इशारा कीजिए। क्या करना है? जो फ़ोन रखे थे ने वहाँ हाथ रखकर और अपने हाथों के दरमियान खाली जगह रहती है उसको हटाना है और अपने दोस्त को क्या करना? दोबारा उसी सेल फोन को घंटी बजाने का इशारा कीजिए, यानी रिंग करने के लिए कहिए। तो तब क्या आता है? अगर हम क्लास में क्या होता है? अगर हम क्लास की
तमाम हवा को, जो क्लास रहता नहीं क्लासरूम, उसकी तमाम हवा को बाहर खींच लेते हैं तो हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। जो हम क्लास में हवा रहती है उसको अगर खींच ले तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस एक्टिविटी से हमें ये मालूम होता है, जो क्लास की हवा रहती है उसको निकालने से हमें ये मालूम होता है कि आवाज़ को सफ़र करने के लिए वसीले की ज़रूरत होती है। क्योंकि वहाँ पे जो सेल फोन रखे थे हम ग्लास में, जो क्लासरूम में हवा थी उसको निकालते ही क्या होता है, वहाँ पे हवा नहीं सुनाई देती। यानी कि आवाज़ को सफ़र करने के लिए कोई वसीले की ज़रूरत होती है। और आवाज़ खुला में सफ़र नहीं करती। बच्चों इस जुमलों को याद रखो कि आवाज़ कहाँ, खुला में सफ़र नहीं करती। वैक्यूम में कभी भी आवाज़ सफ़र नहीं करती है। याद है ना बच्चों? इसको गौर से अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए कि आवाज़ खुला में सफ़र नहीं कर सकती। तो अब चलिए एक और एक्टिविटी करके हम देखते हैं कि आवाज़ उसके लिए किस तरह वसीले की ज़रूरत पड़ती है। देखिए तस्वीर क्या कर रहा है बच्चा, एक बाल्टी पानी, यानी कि जो नहाने के लिए हम टब भी इस्तेमाल करते हैं, ये या तो हम आसानी से केल जो है ना उसमें नहाने का बाल्टी हो, पानी या टब हो, उसके टब को पानी लीजिए, उसे साफ पानी से भर लीजिए। उसमें गंदा पानी नहीं बल्कि कैसा, बिल्कुल साफ और शफाफ पानी रहना चाहिए। और एक हाथ से छोटी सी घंटी लेना है, जैसे बच्चा ले लिया ना एक घंटी, एक छोटी सी घंटी लीजिए और पानी के अंदर उस घंटी को क्या करना है, बजाना है। पानी में जो साफ शफाफ पानी रहता टब में, उसमें घंटी को बजाना है। और इस बात का ख्याल रखिए कि आप जब घंटी बजाते तो टब या बाल्टी को ना छूने पाइए। क्या करना है हमें, घंटी टब या बाल्टी को ना छूना चाहिए। जो घंटी रहती बजाते हम, वो पानी के दरमियान रहना चाहिए। जो पानी का जो टब या बाल्टी है उसके किनारे कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, वो दरमियान में रहना चाहिए। और अपने कान को पानी की सतह पर, यानी कि जो पानी टब में रखते हैं उस कान को पानी की सतह पर इस तरह रखिए। और हमें जो घंटी अंदर हम बजाते हैं ना, वो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। हमें इस तजुर्बे से ये मालूम होता है कि आवाज़ किसमें, पानी में सफ़र कर सकती है। देखो आवाज़ हम पिछले सबक में खुला में सफ़र नहीं कर सकती आवाज़, लेकिन आवाज़ इस पानी में सफ़र कर सकती है। इस जुमले को भी अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए कि आवाज़ पानी में सफ़र करती है। तो बच्चों आइए अब मालूम करें कि क्या आवाज़ ठोस अशिया में भी सफ़र कर सकती है। यानी कि हम आवाज़ को गैसी हालत में जो ग्लास में रखकर देखिए, उसके बाद में हम माया हालत पानी में देखिए, तो क्या आवाज़ ठोस अशिया में भी सफ़र कर सकती है क्या? चलो बच्चों आप अपने यहाँ एक तस्वीर देखिए। क्या है तस्वीर में, अपने कान को लकड़ी या धात की किसी लंबी मेज के एक सर पर रखिए। यानी कि एक लंबी मेज लीजिए। क्या करना है, एक को उस सर को अपने कान के पास रख लेना है और अपने दूसरे दोस्त को क्या कहना है, उस मेज के दूसरा जो किनारा सरे रहता है उसको खिरचने के लिए, यानी कि उसको रगड़ना, खिरचना चाहिए। तो हमें मेज के खिरचने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों आप लोग कर रहे थे, आप अपने अपने टेबल पे बैठते हैं, टेबल के इस किनारे एक बच्चा बैठे और इस किनारे से आप अगर कुछ थोड़ा बहुत ऐसा उंगलियों से बजाते रहे तो उसको आवाज़ सुनाई देती है ना। यस बिल्कुल, यानी कि आवाज़ भी यहाँ हमें इस सरगर्मी से ये पता चलता है कि आवाज़ ठोस चीज़ों में भी सफ़र कर सकती है। देखिए बच्चों इस जुमले को भी अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। आवाज़ ठोस चीज़ों में सफ़र कर सकती है। देखो आवाज़ खुला में सफ़र नहीं कर सकती, आवाज़ पानी में सफ़र करती है और आवाज़ ठोस अशिया में भी, यानी ठोस चीज़ों में भी सफ़र कर सकती है। तो बच्चों अभी आप तस्वीर देखें, जो एक्टिविटी भी देखें, तो हम आवाज़ को अपने कानों के ज़रिए सुनते हैं। सही है ना? आवाज़ को कैसे सुनते हैं हम? अपने कानों के ज़रिए सुनते हैं। सही है? तो कान उज़ू है,
हम अपने जिस्म के कान के उज़ू के ज़रिए हम आवाज़ सुन सकते हैं। तो कान के बाहरी हिस्से की शक्ल खफीफ नुमा होती है। जो कान है ना, देखिए खफीफ नुमा शक्ल है ना, खफीफ नुमा शक्ल होती है। और हमारा जो कान होता है, ये जो कान होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से बच्चों? 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 बैरोनी कान, ये जो बाहर से नजर आ रहा क्या है ये? नंबर 1 बैरोनी कान है। नंबर 2 जो दरमियानी कान है, यानी कि बैरोनी कान के दरमियान होता है। और नंबर 3 अंदरूनी कान है। जो अंदरूनी कान है, कानों का पर्दा वो सब नजर आते हैं ना हड्डियों के, तो वो अंदरूनी कान है। तो कान, हमारा कान जो बाहरी हिस्से के लिहाज से 3 हिस्सों में है, एक बैरोनी कान, एक दरमियानी कान और एक अंदरूनी कान। ठीक है बच्चों, तो ये भी अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए कि कान के 3 हिस्से होते हैं, बैरोनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कान की तस्वीर है, बैरोनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। यहाँ लिखे ना ऑक्टर केयर, देखो मिडिल ईयर और इनर ईयर। सही है बच्चों, आप अपने गूगल में भी इस कान की तस्वीर को बेहतरीन अंदाज में डाउनलोड करके देख सकते हैं। जब आवाज, अबे हमारा कान के जरिए हम आवाज सुनते हैं, तो जब आवाज कान में दाखिल होती है, जैसे ही ये आवाज यहाँ कान में दाखिल होती है तो एक नली से होकर गुजरती है। ये कान की जो नली है, ऑडिटरी कैनल है ना, इस नली के जरिए गुजरती है, जिसके सर पर एक पतली झिल्ली किसी तरह क्या होती है, जो पतली सी एक झिल्ली रहती है ईयर ड्रम की तरह, वो किसी क्या है, एक पतली झिल्ली की तनी रहती है, उससे कान का पर्दा कहते हैं। जो ये है ना, ये कान का पर्दा कहते हैं। जो बहुत ही पतली सी परत होती है वो कान का पर्दा कहते हैं, जो पतली झिल्ली की तरह रहती है। और आवाज, ये जो आवाज है, आवाज हवा की लहरों के साथ कान के पर्दे से गुजरती है। जैसे आवाज क्या होती है, जो हवा की लहरों के जरिए, किसके, पानी की नहीं बल्कि हवा की लहरों के साथ कान के जो पर्दा है, पर्दे के जरिए गुजरती हुई दरमियानी कान के 3 हड्डियों से गुजरती है। ये जो दरमियानी कान है ना, ये दरमियानी कान की 3 हड्डियों के दरमियान से गुजरती है, जिसकी वजह से ये जो हड्डियां हैं, 3 हड्डियां, कौन कौन से, या नाम है मेलस, इनकस और स्टेटस। यहाँ देखो ये 3 हड्डियां हैं, स्टेपस, इनकस और मेलस। यहाँ नजर आ रही है आपको 1, 2 और 3, ये 3 हड्डियों के दरमियान जैसे ही हवा की लहर और कान की परत के जरिए से गुजरती है तो क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जो हड्डियों का यहाँ बॉक्स रहता नहीं, इर्त्याश करने लगती है। क्या होता हो, इर्त्याश। इर्त्याश का मतलब आप पिछली निशस्त में मालूम कर चुके हैं। इर्त्याश का मतलब क्या है, किसी चीज का इधर और उधर, आगे और पीछे की तरफ हरकत करना है। यहाँ भी क्या होता है, कान के किसी नाली के जरिए और कान के पतली सी झिल्ली यानी परत के जरिए जैसे ही हवा की लहर कान के छोटे छोटे 3 हड्डियों से गुजरती है तो वो हड्डियां क्या होता है, इर्त्याश करना शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे हरकत करना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे हड्डियां रहते हैं, वो हरकत करने लगती है और उसी की हरकत की वजह से क्या होता है, आवाज की लहरें अंदरूनी कान में दाखिल होती है। ये आवाज की लहरें कहाँ है, यहाँ जो अंदरूनी कान है यहाँ पर दाखिल होती है। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पे कोई आवाज है, यहाँ नाली के जरिए और ईयर ड्रम यानी कि ये जो आवाज की जो पतली परत के जरिए ये दरमियानी कान के 3 हड्डियों में इर्ताश करती है, यानी कि हरकत करती है, जिसकी वजह से आवाज लहर बनकर कहाँ, अंदरूनी कान में दाखिल होती है। जो ये अंदरूनी कान है, यहाँ अंदरूनी कान में दाखिल होती है और अंदरूनी कान में दाखिल होने के बाद में हमें क्या है, आवाज दिमाग तक पहुंचकर हमें आवाज सुनाई देती है। तो बच्चों आइए इस आवाज के मुतालिक हम क्या करें, एक वीडियो देखेंगे। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम म्यूजिक को कैसे सुन पाते हैं? अब तुम कहोगे कि राम, मेरा मोबाइल या फिर मेरा लैपटॉप ये साउंड को क्रिएट करता है और ऐसे ही मैं इस साउंड को सुन पाता हूं। लेकिन यहां पे बहुत कुछ और भी हो रहा है। देखो, एक स्पीकर ये बस अपने पास में रखी हुई एयर मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे मूव करवाता है, इसे वाइब्रेट करवाता है और फिर ये एयर मॉलिक्यूल्स
ये अपने आगे वाली एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाती है और ऐसे ही करते करते सारी मॉलिक्यूल की लेयर्स ये वाइब्रेट करने लगती हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स के इस वाइब्रेशन को हम साउंड वेव बुलाते हैं और जब ये साउंड वेव ये हमारे कानों तक पहुंचती है ना, तो हम इस म्यूजिक को सुन पाते हैं। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि राम, हम एयर मॉलिक्यूल के इस सिंपल से मोशन से कैसे म्यूजिक को सुन पाते हैं? अब इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे ईयर को। मेरा मतलब है कि ईयर के स्ट्रक्चर को। तो आप देखते हैं कि ईयर के अलग अलग पार्ट्स ये कैसे साथ में काम करते हैं ताकि हम म्यूजिक को सुन पाएं। तो देखो, ईयर के मेजरली 3 पार्ट होते हैं। ये बाहरी हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं आउटर ईयर। ये बीच वाला हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं मिडिल ईयर। और ये अंदर वाला हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं इनर ईयर। अब देखो, ये सबसे पहली पार्ट आउटर ईयर की होती है, इसे हम बुलाते हैं पिना। ये वो वाला पार्ट है जिसे तुम देख सकते हो, जिसे तुम टच कर सकते हो, या फिर जिसे पकड़ के तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती हैं। अब देखो, पिना का फंक्शन ये है कि ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें भेज देता है हमारी ऑडिटरी कैनाल के अंदर। अब साउंड वेव्स इस चैनल के थ्रू जाती हैं और फिर हिट करती हैं हमारे ईयर ड्रम को। देखो, ये इसे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, लेकिन असल में ये ग्रीन कलर का होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसे हम ईयर ड्रम इसलिए बुलाते हैं ना, क्योंकि ये एक ड्रम की स्किन की तरह होता है, ड्रम की ऊपर वाली लेयर की तरह। मतलब कि ईयर ड्रम ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और ये बहुत ही सेंसिटिव है वाइब्रेशन की। हल्की सी मोशन होगी ना, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगेगा। यानी कि जब एयर मॉलिक्यूल्स ऑडिटरी कैनाल के अंदर वाइब्रेट करते हैं और फिर ईयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं ना, तो फिर ईयर ड्रम ये भी वाइब्रेट करने लगता है। अब देखो, ईयर ड्रम ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है। तो अब आओ बात करते हैं मिडिल ईयर की पार्ट्स की। तो मिडिल ईयर में होते हैं इंसान की बॉडी के सबसे छोटे 3 बोन्स, और इन तीनों को हम साथ में बुलाते हैं ऑसिकल्स। और इनके खुद के भी बड़े ही फैंसी नाम हैं। पहले वाले को हम बुलाते हैं मैलियस, दूसरे को इंकस, तीसरे को स्टेपीस। और मेरे पास यहां पे एक पिक्चर है जो कि दिखाती है कि असलियत में ये बोन्स कैसे दिखते हैं। तो देखो, इनके इंटरेस्टिंग शेप के कारण हम इन्हें कुछ कॉमन नाम भी देते हैं, जिन्हें कि याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। पहले को हम बुलाते हैं हैमर, दूसरे को एनविल और तीसरे को स्टिरअप। देखो, अगर तुम घुड़सवारी करोगे ना, तो स्टिरअप वो चीज होगी जिसपे कि तुम पैर रखोगे। अब देखो, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ साथ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यानी कि ऑसिकल्स का फंक्शन ये हो गया कि ये वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन केवल यही इनका मेन फंक्शन नहीं हो गया। देखो, ये साउंड वेव्स की प्रेशर को एम्पलीफाई करके, इंक्रीज करके इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे, यार यहां पे वाइब्रेशन प्रेशर को इंक्रीज करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो, इनर ईयर में होता है एक लिक्विड, ना कि एयर। और तो यानी कि यहां पे वाइब्रेशंस को हमें एक लिक्विड के अंदर ट्रांसफर करना है, ना कि एयर के अंदर। और तुम्हें अंदाजा होगा कि यार एक लिक्विड को वाइब्रेट करवाना ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है कंपेयर टू एयर को वाइब्रेट करवाने से। तुमने ये खुद भी देख रखा होगा कि तुम आसानी से एयर में अपने हाथ को हिला पाते हो, लेकिन अगर वही तुम एक स्विमिंग पूल के अंदर हो तो पानी के अंदर हाथ को हिलाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक लिक्विड को वाइब्रेट करवाना है, इसलिए हमें यहाँ पे एक हायर प्रेशर की जरूरत होने वाली है, और यही करने में मदद करती है हमारी ऑसिकल्स। इनफैक्ट ऑसिकल्स ये प्रेशर को 20 गुना तक बढ़ा सकती हैं। अब तुम ये सोच रहोगे, राम ऐसा कैसे हो पाता है? तो देखो, ऐसा होता है ऑसिकल्स की स्ट्रक्चर के कारण। तो देखो, यहाँ स्टेपीज का एरिया ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ईयर ड्रम के एरिया से। तो जब फोर्स ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ईयर ड्रम टू स्टेपीज, तो ये कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है एक छोटे एरिया पे। और तुम्हें पता होगा कि जब सेम फोर्स ये एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो, तो यानी कि प्रेशर ये इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि देखो, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और अगर एरिया छोटा हो जाए तो यानी कि प्रेशर ये बड़ा हो जाने वाला है। तो ऐसे ही ऑसिकल्स ये साउंड के प्रेशर को बढ़ा देती हैं। अब आप बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। तो देखो, इनर ईयर ये होता है एक बोनी स्ट्रक्चर, और इसे मैंने यहां पर दिखा रखा है पर्पल कलर से। इनके ऊपर में होते हैं 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स, और ये हमें मदद करते हैं बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। जब तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर डांस कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी की बैलेंस ये मेंटेन रहती है। ये होता है इनकी मदद से। तो देखो, वैसे ये हमें सुनने में मदद नहीं करती हैं, इसलिए इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं।
हमें साउंड को सुनने में मदद करती हैं ये नीचे वाली पोर्शन जो कि स्नेल की तरह दिख रही होगी। इसे हम बुलाते हैं कॉक्लिया। अब ये क्या करती हैं? तो देखो, भले ही ईयर के बाकी सारे पार्ट्स ये वाइब्रेट कर रहे हों, लेकिन जब तक ये वाइब्रेशन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगी और हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तब तक हम साउंड को नहीं समझ पाएंगे। और यही चीज होती है कॉक्लिया के अंदर। देखो, जब स्टिरअप ये हमारे कॉक्लिया को हिट करता है तो इसके अंदर की फ्लूइड ये वाइब्रेट करने लगती है, और फिर कॉक्लिया में होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑडिटरी नर्व्स की मदद से जाता है ब्रेन को, और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। अब एक आखिरी चीज, ये कॉक्लिया के सेल्स ये बड़े ही शानदार होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनकी मदद से हम अलग अलग लाउडनेस की साउंड को सुन पाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन पाते हैं। इनकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि साउंड कब लाउड है या फिर साउंड कब सॉफ्ट है, या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी ये कब हाई है, या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी ये कब लो है। अब इसी इंटरेस्टिंग चीज के कारण हम म्यूजिक के नोट्स को एंजॉय कर पाते हैं। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने देखा कि हमारी आउटर ईयर का पिना ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें ट्रांसफर कर देता है हमारे ईयर ड्रम के टुवर्ड्स, जो कि वाइब्रेट करना चालू कर देता है, और इसके कारण ये 3 बोन्स ऑफ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं, और ये साउंड को एम्पलीफाई करके कॉक्लिया में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, कॉक्लिया में होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जाता है हमारे ब्रेन के पास, और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। अब मैं यहां पे ईयर की कितनी भी बड़ाई करूं तो कम है। देखो, हमारा ईयर ये एयर पार्टिकल्स की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। यार, ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग चीज है। अच्छा बच्चों, आपको मैंने जो वीडियो प्ले किया था वो वीडियो पसंद आ गया होगा ना? अच्छा, तो वीडियो में देखे आप कानों तक हमारी आवाज किस तरह पहुंचती है। तो बच्चों, इर्त्याश का एम्पलीट्यूड, मुद्दते वक्त और शरत, इसके बारे में हम अब मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी चीज की इधर और उधर यानी कि आगे या पीछे, अगला और पिछला जो है हरकत करने से हमें इर्तश कहलाती है, और इस हरकत को हम क्या कहते हैं? एहतेजाजी। क्या कहते हैं? एहतेजाजी हरकत भी कहते हैं। देखिए, जो हम पिछले निशस्त में पढ़े थे कि इर्त्याश किसे कहते हैं? किसी चीज की इधर उधर हरकत करना है ना, इसी हरकत को हम क्या कहते हैं? एहतेजाजी हरकत कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और शरत को हर्ट्ज में, यानी कि ये जो शरत है इसको हर्ट्ज में, यानी कि हर्ट्ज के मानी 1 सेकेंड में होने वाली एहतिजाजी तादाद है, इसको एहतिजाज की शरत कहते हैं। जो ये एहतिजाज है ना, हम इसको शरत को हर्ट्ज की शक्ल में यानी 1 सेकेंड में होने वाली आवाज़ को कहते हैं, उसको नापते हैं। और बच्चों याद रखो, शरत का मतलब है कि एक एहतिजाजी फी सेकेंड, यानी कि शरत के मानी क्या है? एक एहतिजाजी फी सेकेंड यानी हर्ट्ज के है, और 1 हर्ट्ज जाहिर करता है कि क्या, उसकी अलामत क्या है? याद रखो बच्चों, हर्ट्ज। जो हम आवाज़ को सुनते ना, उसको हम शरत को नापने के लिए हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, अच्छा ठीक है। अब हम क्या करेंगे? आवाज़ की खुसूसियात देखेंगे। जो हम आवाज़ सुनते तो उस आवाज़ की खुसूसियात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ है यानी एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड और शरत किसी भी आवाज़ के 2 अहम खुसूसियात है। ये जो आवाज़ की खुसूसियात है तो इसमें 2 अहम खुसूसियात क्या है? एक है यानी कि एम्पलीट्यूड है, और दूसरा शरत है। शरत का मानी क्या है? एहतिजाजी यानी कि हर्ट्ज फी सेकेंड। जो क्या करता है? ये आवाज़ जो है ना फी सेकेंड में कितना तादाद में चल रही है, इसको नापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है बच्चों, है तो और शरत के भी आवाज़ है, उसकी 2 खुसूसियात देखें। तो अब हम क्या करेंगे? आवाज़ की तेज़ी और बीच, आवाज़ किस तेज़ी से चलती है और कैसे चलती है। तो बच्चों, आवाज़ की तेज़ी
और उसके एम्पलीट्यूड पर मुनसर होती है। जो आवाज़ की तेजी है नहीं, जो हमें आवाज़ सुनाई देती, कभी ऊंची आवाज़ यानी तेजी से सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है, ये किस पर मुनसर है? एम्पलीट्यूड पर मुनसर है, यानी कि हेत पर मुनसर है। जब इर्ताश का जो हरकत होती कोई चीज़, जब इर्ताश का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी कि कोई चीज़ इधर उधर हरकत करने का जब ज़्यादा होता है, तो तब क्या होता है? आवाज़ भी तेज पैदा होती है। जैसे ही हमें एम्पलीट्यूड के यानी कि क्या है, जब कोई चीज़ इर्ताश करती है, हरकत करना जो बहुत ही ज़ोर से ज़्यादा तरीके से जब हरकत करती है, इर्ताश करती है, तो आम बात है कि आवाज़ भी ज़्यादा पैदा होती है। और जब एम्पलीट्यूड कम होती है, जब इर्ताश करने का एम्पलीट्यूड कम होती है, तो आम बात है आवाज़ बहुत धीमी होती है। जब मैं जोर से बात कर रहा हूँ, मेरे जो फेफड़ों से आवाज़ निकलता है सूती संदूक और जो गसाई पर्दों के जरिए दबाव के साथ निकलता है, तो इसकी वजह से दो गसाई पर्दे जोरदार यानी कि मेरा एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। दबाव ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमें आवाज़ ऊंची नज़र आती है ज़्यादा। जब मैं धीरे आहिस्ता बात करता हूँ तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और आवाज़ भी धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी कि आवाज़ की तेजी या कम होने को नापने के लिए हम क्या करते हैं? डेसिबल में जाहिर करते हैं। किसमें? डेसिबल में। याद रखो, शरत को हर्ट्ज में नापते हैं, तो हम आवाज़ की तेजी को किस में नापते हैं? डेसिबल, जिसको डीबी में जाहिर किया जाता है। बच्चों इसको भी अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। आवाज़ की तेजी को हम डेसिबल में नापते हैं कि क्या कितनी आवाज़ है। यानी कि कुछ मिसालें हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप, आम हालत में सांस लेना, जो हम आम हालत में कोई काम नहीं करे, सुकून की हालत में रहते हैं, जब सांस लेते हैं तो कितना रहता है? सिर्फ और सिर्फ 10 डेसिबल होता है। यानी कि हमारी आवाज़ की जो रफ्तार है, तेज़ी है, कितना? सिर्फ 10 डेसिबल होता है। जब आम बातचीत करते रहते हैं, हम आपस में दोस्तों के साथ जब आम तौर पर बातचीत करते हैं, तो हमारी आवाज़ की तेज़ी कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। जब हम आपस में दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते तो सिर्फ और सिर्फ 60 डेसिबल होती है। और मशरूफ ट्रैफिक यानी हेवी ट्रैफिक रहता सिटी में, जैसे कि ट्रैफिक बहुत रहता है, तो तब क्या 70 डेसिबल होते हैं, जो ऊंची आवाज़ नज़र आती है। और उसी तरह औसत फैक्ट्री, जो फैक्ट्रियाँ रहते, फैक्ट्रियों में कितना रहता है? जो हमेशा मशीनों का आवाज़ कट कट बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें कितना रहता है? 80 डेसिबल रहता है। और बच्चों आपको पता है 80 डेसिबल से जो ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार होती है, आमतौर पर तकलीफदा होती है। जो आवाज़ की रफ्तार है, तेज़ी है, वो अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा जो हमें औसत फैक्ट्रियों में नज़र आती है, वो फैक्ट्रियों की आवाज़ हमें क्या होता है? बहुत ही नुकसानदा होते हैं, हमें यानी बहुत बेचैन करती है। यानी कि 80 डेसिबल से ज़्यादा जो भी आवाज़ है, आम तौर पर हमें तकलीफदा होती है। यानी सराहत आवाज़ की बारीकी, जो बहुत ही बारीक स्टिलनेस या तो पिच कहते हैं, पिच का तायन करती है। अगर इर्त्याश की सराहत ज़्यादा है, यानी इर्त्याश करने की सराहत यानी उसकी हार्ट ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि आवाज़ बारीक है, बहुत स्लो है और उसका पिच ज़्यादा है। और अगर इर्त्याश की सराहत कम है, तो हम कहते हैं क्या है? उसकी आवाज़ की पिच कम है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? एक मिसाल देखेंगे। क्या है? मिसाल के तौर पर एक ड्रम यानी कि ढोलक है, यहाँ पर ढोलक की कम शरत के साथ इर्त्याश करता है, बहुत ही कम शरत के साथ उसका अर्ज कम रहता है, तो इसीलिए ये कम पिच की आवाज़ पैदा करता है। और दूसरी तरफ देखिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो सीटी बजा रहे हैं, सीटी की शरत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा पिच की आवाज़ पैदा करती है। देखिए जब शरत के हिसाब से इर्त्याश यहाँ पे जब यहाँ कम है तो इसकी पिच भी कम होती है, जब यहाँ पे ज़्यादा है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है। और परिंदे ज़्यादा पिच की आवाज़ पैदा करते हैं। जो परिंदों की आवाज़ देखो कितनी दूर दूर रहते हैं, फिर भी उनकी आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि उनकी पिच की जो आवाज़ है वो ज़्यादा होती है। यानी कि परिंदे ज़्यादा पिच की वजह से आवाज़ पैदा करते हैं। और जबकि शेर
बहुत जोर से दहाड़ने के बावजूद भी उसकी आवाज परिंदों के मुकाबले कम पिच होती है, जिसकी आवाज से आवाज बहुत कम नजर आती है। सही है ना बच्चों? अच्छा ठीक है बच्चों, अब देखिए काबिल समात और नाकाबिल समात आवाजें, यानी के काबिल यानी के हम कौन सी आवाज को सुनने के काबिल है और कौन सी नाकाबिल है, यानी काबिल समात और नाकाबिल आवाजें कौन सी है। हम जानते हैं कि आवाज पैदा करने के लिए हमें इर्ताश करने वाली चीज दरकार होती है, जैसे कि 20 इर्ताश, जो चीज 20 इर्ताश फी सेकेंड से कम हो, यानी कि उसकी हरकत करने की 20 इर्ताश फी सेकेंड को 20 से भी कम हो, तो वो क्या होता है, सरत की आवाज को इंसानी कान यानी हम लोग सुन नहीं सकते, जिसकी यानी के 20 हर्ट्ज, क्या 20 हर्ट्ज से भी उसकी सरत कम हो तो हम लोग इंसान लोग उस आवाज को सुन नहीं सकते। इस किस्म की आवाज को हम क्या कहते हैं, नाकाबिल समात। कौन सी? नाकाबिल समात कहलाती है, वो आवाजें कहलाती है। यानी कि देखिए सवाल, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम सरत की आवाज को इंसानी कान सुन नहीं सकते, इस किस्म की आवाजें नाकाबिल समात आवाजें कहलाती है। और उसी तरह ऐसी आवाजें क्या है, ऐसी आवाजें जिनकी सरत 20,000 इर्ताश फी सेकेंड, यानी कि कितना, 20 किलो हर्ट्ज, समझ में रहा, 20,000 इर्ताश फी सेकेंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, कितने, 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो उन्हें भी इंसानी कान सुन नहीं सकते। इस तरह इंसानी कानों के लिए ये काबिल समात सरतों की रेंज है। देखो बच्चों, अब इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम रहा तो भी सुन नहीं सकता, और 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा रहा तो भी उस आवाज को भी सुन नहीं सकता। अगर उससे ज्यादा जो आवाज सुनते तो वो इंसान बहरा हो जाता है, कुछ दीवानापन करना शुरू करता है। और बच्चों याद रखिए, इंसानी कानों के लिए काबिल समात यानी कि इंसानी कान सुनने के लिए कौन सी आवाज काबिल है बोले तो वो है उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो भी आवाजें हैं उस आवाजों को इंसान सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो सुन नहीं सकता, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो सुना तो भी वो उसके लिए नुकसानदाह है। तो बच्चों, और एक है शोर और मौसीकी। हम अपने चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनते हैं, कुछ आवाजें आपको अच्छी लगती है और तो जब कुछ आवाजें अच्छी नहीं लगती। फर्ज कीजिए कि आपके पड़ोस में तामीर का काम चल रहा है, यानी कि घर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी जगह यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरह, यानी ऐसी जगह पर आने वाली आवाजें आपको क्या अच्छी लगती है? हाँ, क्या आपको ये अच्छी लगती है? और उसी तरह जैसे कि आप लोग बसों और ट्रकों में, कोई गाड़ियों में सफर करते हैं, जो बड़े बड़े बस है, लारी है, उनकी हारन की आवाजें क्या आपको अच्छी लगती है? नहीं ना, यानी कि इस किस्म की आवाजें जो आपको अच्छी नहीं लगती, नहीं जो आपको पसंद नहीं आती, ये आवाजें यानी इस किस्म की आवाजें हमें नापसंदीदा आवाजें, यानी कि इसको हम जो हमें पसंद नहीं आते, हमारे लिए जो नापसंदीदा आवाजें हैं उसको हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, शोर शराबा, शोर कहते हैं। और वो आवाजें जो कानों के लिए अच्छी लगती हो, सुनने के लिए वाह बहुत अच्छी कहते हैं, इस तरह की अच्छी लगने वाली आवाजों को हम क्या कहते हैं? सुरीली आवाज, यानी कि म्यूजिकल साउंड कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए, आप मिसाल के तौर पर आप पिछले क्लास में या पिछले जो स्लाइड में देखा, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा, बस की आवाज है, ये हमें क्या है? शोर कहलाता है। और हमें जो सुरीली आवाज कौन सी है? देखो, जिन आलात है मौसीकी की आवाज़ों से हम लुत्फ अंदोज होते हैं, खुशी होती है ये आवाज़ सुनकर, जैसे कि हारमोनियम से आने वाली आवाज़ जो सुरीली है, सितार की जो तार की आवाज़ सुरीली है, फ्लूट की आवाज़ें या तबला है, जो भी है, इन सारे मौसीकी की आवाज़ें जो हमें सुनने के लिए अच्छी लगती है और हमें खुश करती है, इसको हम मौसीकी यानी कि पसंदीदा आवाज़ कहते हैं। जो हमें पसंद ना आए उसे हम
नापसंदीदा आवाज यानी कि शोर कहते हैं। तो शोर की आलूदगी देखो बच्चों आप फिजा की आलूदगी के बारे में पहले से जानते हैं, यानी हवा में गैर जरूरी गैस है, जर्रात की मौजूदगी फिजाई आलूदगी, यानी कि जो भी हवा में है जो गैर जरूरी फिजा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे मोनोऑक्साइड है और जर्रात है, इसको हम फिजाई आलूदगी कहते हैं। और उसी तरह माहौल में बहुत ज़्यादा गैर जरूरी आवाज़ों को भी हम क्या कहते हैं, शोर की आलूदगी कहते हैं। जो गैर ज़रूरी आवाज़ है, जैसे कि यहाँ देखिए आप, शोर की आलूदगी की वजूहत है मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, जो मोटर गाड़ियाँ रहते हैं उसकी जोर, बड़े बड़े जो हॉर्न लगाना, उसकी आवाज़ें हमें क्या है, शोर की आलूदगी कहते हैं, यानी कि शोर की आलूदगी कहते हैं। और धमाके, जिससे पटाखे हम जलाते हैं, जो फटने की आवाज़ थी वो भी है नहीं, शोर की आलूदगी है। और मशीनें, लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से लगाना, ये सब शोर की आलूदगी कहलाती है। शोर की आलूदगी से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं? देखो, ज़्यादा शोर की वजह से हमारी सेहत मुतासर हो सकती है, जैसे कि नींद ना आना। हमें रात को कभी भी हो, जब ज़्यादा शोर होता है तो नींद ना आना, बहुत ज़्यादा तनाव होना, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना, बेचैनी और दीगर बहुत आर्जे जो है ये शोर की आलूदगी की वजह से पैदा होती है। लगातार आवाज़ के ज़ेरे असर रहने वाले शख्स की क़ुव्वत समात आर्जी तौर पर और यहाँ तक के मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो सकती है, यानी कि उसके हम मरीज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम शोर की आलूदगी से बचना है। तो शोर की आलूदगी के महदूद करने के कुछ तरीके हैं बच्चों। देखिए, शोर की आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें शोर के ज़राए पर काबू रखना चाहिए। इसलिए क्या है, हवाई जहाज़ों के इंजनों, मोटर गाड़ियों, सनती मशीनों और घरेलू आलात में आवाज़ मज़ामत वाले यानी कि साइलेंसिंग डिवाइस बोल के मिलते हैं, उनको लगाना चाहिए ताकि हमें आवाज़ कहीं शोर ना बन जाए और शोर की आलूदगी हो जाए। यहाँ शोर की आलूदगी रोकने का और एक तरीका है, क्या है, देख रहे हैं आप यहाँ तस्वीर में, जो रिहायशी इलाके हैं यानी कि हम जो घर रहते हैं ना, उन इलाकों में शोर की आलूदगी बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए, अपने पास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिसके ज़रिए जो भी यहाँ पे गाड़ियों का आवाज़ आता है उन आवाज़ को हम रोक सकते हैं। और टेलीविज़न और म्यूज़ियम सिस्टम, इसको भी आवाज़ के साथ साथ चलाना चाहिए। और इमारतों के आसपास जो है ना, इमारतें आसपास दरख्तों को लगाना चाहिए, जिनसे क्या है, शोर घरों तक पहुँच नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो अब हम अभी तक आज की क्लास में हमने सीखा कि आवाज़ की तरसील के लिए हमें क्या है, वसीले की ज़रूरत होती है। जैसे कि आवाज़ खुला में सफ़र नहीं कर सकती, आवाज़ पानी में सफ़र करती है, आवाज़ ठोस चीज़ों में सफ़र करती है। और हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी कान, दूसरा दरमियानी कान और तीसरा अंदरूनी कान है। और आखिर को क्या है, किसी चीज़ के इधर और उधर यानी कि हरकत करने को इर्ताश कहलाती है। और इस हरकत को हम क्या कहते हैं, एहतिजाजी हरकत भी कहते हैं। तो आवाज़ की तेज़ी उसके एम्पलीट्यूड पर मुनसर होता है। जो आवाज़ की तेज़ी किस पे, उसके एम्पलीट्यूड पर मुनसर होती है। जब इर्तियाज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो आवाज़ तेज़ पैदा होती है, और जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो आवाज़ धीमी पैदा होती है। यानी कि 20 इर्तियाज फी सेकेंड यानी 20 हर्ट्ज से कम सरहद की आवाज़ को इंसानी कान सुन नहीं सकता, और 20,000 से ज़्यादा रहा तो इंसान तकलीफ में पड़ता है। यहाँ देखिए, 20 हर्ट्ज फी सेकेंड से कम सरहद की आवाज़ को इंसानी कान सुन नहीं सकते। इस किस्म की आवाज़ नाकाबिले समात आवाज़ें कहलाती है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सरहद की आवाज़ें इंसानी कानों के लिए काबिले समात आवाज़ें कहलाती हैं। तो बच्चों, अब कुछ जांच पड़ताल करता हूँ, जल्दी जल्दी सवाल अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। पहला सवाल, हमारे कान के कितने हिस्से होते हैं? कितने? यस, वेरी गुड। कान के 3 हिस्से होते हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरून कान। वेरी गुड। दूसरा सवाल, हर्ट्ज की अलामत लिखो। हर्ट्ज को किस में जाहिर करते हैं? यस, HZ। हर्ट्ज को HZ में लिखते हैं। तीसरा सवाल, आवाज़ की तेज किस में जाहिर किया जाता है? जो आवाज़ की तेजी है, स्पीड को किस में जाहिर करते हैं? यस, DB यानी कि डेसिबल में जाहिर किया जाता है। वेरी गुड। और सवाल, नाकाबिल समात आवाज़ किसे कहते हैं? जो
सुनने के काबिल नहीं, किसे कहते हैं? यस, यानी कि 20 इर्ताश फी सेकेंड, इन 20 हर्ट्ज से कम समात की आवाज को जो इंसानी कान सुन नहीं सकते, इस किस्म की आवाज को हम क्या कहते हैं? नाकाबिल समात आवाजें कहते हैं। वेरी गुड, कितना जल्दी जल्दी जवाब दे दिया आप, वेरी गुड, शाबाश। और आखिर सवाल, शोर और मौसीकी में फर्क बताइए। शोर किसे कहते हैं और मौसीकी किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, क्या है? शोर यानी कि ऐसी आवाज जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसको हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। और दूसरा मौसीकी, मौसीकी यानी कि वो आवाजें जो कानों को बहुत ही अच्छी और सुरीली लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? मौसीकी कहते हैं। तो बच्चों, अब आपको एक घर का काम है। क्या है? अभी तक आप लोगों ने आवाज सबक को सुना, उस सबक के लिए आप क्या करना है? जो आवाज की आलूदगी यानी कि हाँ, जो पिछला आप देखे ना, शोर की आलूदगी, उसके क्या क्या असरात होते हैं लिखना है, और उसको रोकने के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम देना है लिखना है, और शोर की आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां आते हैं ये अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने उस्ताद को दिखाना है। अच्छा ठीक है बच्चों, अभी तक आपने आवाज़ के सबक को बहुत ही इत्मीनान के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम अगली नेक्स्ट नशिस्त में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।